सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। आज हम तीसरी इकाई उत्पादक का व्यवहार, उसके अंतर्गत उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन का अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम उत्पादन फलन क्या होता है अर्थात मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन की मान्यताएं और उसकी विशेषताएं, एजम्पशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस और उत्पादन फलन के प्रारूप, फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस। इन चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। आपकी कुछ जो बातें सामने आई थी उसके आधार पर इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है। इस चैप्टर में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको पहले स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिनको हमने कुछ प्रमुख शब्दावली के नाम से यहाँ डाला है। जैसे सबसे पहला होता है उत्पादन, प्रोडक्शन। उत्पादन क्या होता है, जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं चल पाएंगे। उत्पादन से आशय कोई भी वस्तु, उसमें जो उसकी वर्तमान उपयोगिता है उसमें वृद्धि कर दी जाए या उसमें नए तरीके से उपयोगिता का सृजन कर दिया जाए, तो ऐसी क्रिया उत्पादन कहलाती है। जैसे मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, बेकार पड़ा हुआ है, उससे यदि कोई वस्तु बना दी जाए तो उसे हम उत्पादन की प्रक्रिया कहेंगे। दूसरा होता है फंक्शन। फंक्शन फलन क्या होता है? फलन से अभिप्राय दो चर राशियों में से एक स्वतंत्र राशि होती है और एक आश्रित राशि होती है। उनके बीच में पाया जाने वाला जो मात्रात्मक संबंध होता है उसे हम फलन के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे पहले चैप्टर में हमने देखा था वस्तु की कीमत और उसकी मांग का संबंध। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है अर्थात वो स्वतंत्र चर था हमारे पास और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा था? वस्तु की मांग पर। तो वहां पर एक राशि स्वतंत्र राशि थी और एक राशि आश्रित राशि थी। इनके बीच का जो संबंध दर्शाया जाता है उसे हम फलन का नाम देते हैं। तीसरा होता है आधा या आगत, इनपुट। इनपुट क्या होता है? जो उत्पादन कार्य किया जाता है उस उत्पादन कार्य के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं, मुख्य रूप से जैसा कि हम जानते हैं साधनों के रूप में भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन आदि का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिनके द्वारा उत्पादन प्रक्रिया की जाती है, उनको हम आधा या आगत, जिसे इंग्लिश में हम इनपुट के नाम से जानते हैं, कहते हैं। इनका दूसरा नाम एक पड़त के नाम से भी जाना जाता है। अगला होता है प्रदा या निर्गत, आउटपुट। आउटपुट से अभिप्राय होता है उत्पादन की मात्रा, अर्थात हमने जो उत्पादन के साधन काम में लिए उनके द्वारा कितनी उत्पादन की मात्रा हमें प्राप्त हुई उसे हम निर्गत कहते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना है, ऐसे ही लगभग समानार्थी शब्द हमारे पास काम और आते हैं, आयात निर्यात, जबकि यहाँ पर क्या काम में लिया है हमने? आगत और निर्गत। आयात और निर्यात का संबंध अंतरराष्ट्रीय व्यापार से होता है, जहाँ एक देश वस्तुओं के लेन देन करते हैं, और यहाँ पर क्या है? आगत और निर्गत, दोनों में अंतर हम याद रखें। अगला बिंदु है हमारे पास अल्पकाल। अल्पकाल क्या होता है? ऐसी समय अवधि जिसमें उत्पादन के या उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन हम नहीं कर सकते, अर्थात उनकी मात्रा को हम नहीं बढ़ा सकते। इसलिए अल्पकाल में कुछ उत्पादन के साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। ये सामान्यतः एक छोटी अवधि को भी दर्शाता है। नेक्स्ट होता है दीर्घकाल, लॉन्ग पीरियड। ये ऐसी समय अवधि होती है जिसमें उत्पत्ति या उत्पादन के सभी साधनों को हम परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात आवश्यकता अनुसार उनकी मात्रा को बढ़ाना संभव हो सकता है। इसलिए इस अवधि में कोई भी साधन स्थिर साधन नहीं होगा, सारे के सारे साधन परिवर्तनशील होंगे, अर्थात आवश्यकता के अनुसार एक उत्पादक उन साधनों की मात्रा को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट होता है पैमाना, स्केल। अर्थशास्त्र में एक शब्द महत्वपूर्ण है, पैमाना। पैमाने से आशय मापन की किसी विशेष इकाई से होता है। विशेष इकाई से तात्पर्य जैसे हम मीटर के द्वारा माप रहे हैं, कोई लीटर के द्वारा माप रहे हैं, किलोग्राम के द्वारा माप रहे हैं, एकड़ है, हेक्टेयर है। इस प्रकार की जो इकाइयां होती हैं जिनसे किसी राशि का मापन किया जाता है उसको हम पैमाना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम स्केल के नाम से जानते हैं। आइए इन तकनीकी शब्दों को समझने के बाद अब हम चैप्टर के मुख्य बिंदु पर आते हैं, उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। देखिए
आप जानते हैं कि उत्पादन जब उत्पादक करता है तो उसे उत्पादन के विभिन्न साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन, ये 5 साधन मुख्य रूप से माने जाते हैं, उनका वो उपयोग करता है और उनके द्वारा वो उत्पादन की मात्रा प्राप्त करता है। अर्थात कितनी मात्रा में उत्पादन के साधन काम में लिए गए और उनके द्वारा कितना उत्पादन प्राप्त हुआ, इनके संबंध को दर्शाने के लिए हम उत्पादन फलन अर्थात प्रोडक्शन फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसको बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे कि प्रोफेसर सैमुअलसन ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि उत्पादन फलन एक तकनीकी संबंध को दर्शाता है जो हमें ये बताता है कि उत्पादन के साधनों के एक विशेष संयोग के द्वारा कितनी वस्तुएं उत्पादित की जा सकती हैं। विशेष संयोग से तात्पर्य होता है जैसे कि श्रम की 2 इकाई मान लीजिए और पूंजी की 3 इकाई, इनका एक संयोग बना दिया हमने, उसके द्वारा वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त हुई। जैसे कि मान लें कि कोई वस्तु की 10 इकाई प्राप्त होती है तो इन दोनों के संबंध को जो एक इकाई दर्शाएगी उसको सैमुअलसन ने उत्पादन फलन का नाम दिया है। इसी प्रकार से प्रोफेसर लेफ्टविच ने उत्पादन फलन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि उत्पादन फलन शब्द ऐसी भौतिक संबंध के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक फर्म के साधनों की इकाइयों अर्थात इनपुट्स और प्रति इकाई समय अनुसार प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति या उत्पादन की मात्रा आउटपुट्स के बीच पाया जाता है। इसको संक्षेप में समझे तो लेफ्टविच ये कहना चाहते हैं कि इनपुट और आउटपुट अर्थात आगत और निर्गत, उनका जो तकनीकी संबंध होता है उसी को वो उत्पादन फलन का नाम देते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन फलन शब्द से आशय एक समय अवधि में उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच तकनीकी और मात्रात्मक संबंध को बताता है। यदि इसे हम गणितीय रूप में दर्शाना चाहें तो इसको हम दर्शा सकते हैं Q = फंक्शन ऑफ ABC n। यहाँ पर Q बताता है उत्पादन की मात्रा, जो कि हमारी कैसी राशि होगी, एक आश्रित राशि होगी और जो किस पर निर्भर करेगी, वो निर्भर करेगी उत्पादन साधनों की मात्रा पर, जिनको हमने A, B, C, N के द्वारा दर्शाया है। और F इनके संबंध को बताएगा कि उत्पादन साधनों की कितनी इकाइयां हमने काम में ली हैं और उनके द्वारा हमें कितनी उत्पादन की मात्रा प्राप्त हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सूत्र काम में लिया है इसमें Q एक आश्रित चल राशि डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल? क्योंकि इसका मान किस पर निर्भर करता है, उत्पादन साधनों की मात्रा पर, अर्थात हमने उत्पादन साधन किस अनुपात में या कितनी मात्रा में काम में लिए हैं। और निर्भर दूसरी ओर जो दाईं ओर वाला पक्ष है वो हमारा स्वतंत्र चल राशियों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को दर्शाता है। वो कौन कौन से हमारे उत्पादन साधन A, B, C, N, जिनके द्वारा हम उत्पादन प्रक्रिया का कार्य पूरा करते हैं। अब इस उत्पादन फलन को और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए या आगे उच्च अध्ययन के लिए हम एक टेबल का प्रयोग करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप यदि ढंग से समझेंगे तो आपको उत्पादन फलन की अवधारणा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फर्ग्यूसन और गूल्ड दो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने उत्पादन फलन के बारे में एक कथन लिखा है कि उत्पादन फलन उत्पादन की उस अधिकतम राशि की सारणी और सूची है जो दी हुई परिस्थितियों में साधनों के एक विशिष्ट समूह के द्वारा उत्पादित की जा सकती है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि उत्पादन की सारणी या सूची और किसके द्वारा निर्मित हो रही है, उत्पादन साधनों के एक विशिष्ट समूह के द्वारा। इस आधार पर हम मान लें कोई वस्तु X का उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए एक काल्पनिक उत्पादन फलन सारणी निम्न प्रकार बना सकते हैं। अब आप इस सारणी को देखें ध्यान से तो यहाँ पर हमने नीचे लिए श्रम की इकाइयां और दूसरे जो हमारा वर्टिकल एक्सिस या वाई अक्ष है उस पर लिया है हमने पूंजी की इकाइयां। यहाँ आप कहेंगे कि सब साधन तो 5 थे हमारे पास, यहाँ 2 ही साधन काम में क्यों लिए हैं? सामान्य रूप से जो उत्पादन के प्रमुख साधन होते हैं उनमें हम श्रम और पूंजी को ही शामिल करते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारा उत्पादन कार्य संभव नहीं हो पाता। इसको आप नीचे देख भी रहे हैं, जब हम केवल श्रम की इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं
पूंजी का प्रयोग नहीं करें तो उत्पादन की मात्रा 0 इकाई प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से जब हम केवल पूंजी के इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं और श्रम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारे पास उत्पादन की मात्रा 0 इकाइयां होती है। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे हम श्रम की इकाइयां काम में लेते हैं और उसके साथ में पूंजी की इकाइयां काम में लेते हैं, तो हमें उत्पादन प्राप्त होने लग जाता है। जैसा कि आप दूसरे कॉलम में देखें ध्यान से, जब हम श्रम की 1 इकाई का प्रयोग कर रहे हैं और पूंजी की भी 1 इकाई का प्रयोग कर रहे हैं, तो उत्पादन की 10 इकाइयां उत्पादक प्राप्त कर रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी सारणी को यदि आगे देखें, श्रम की तो हम 1 इकाई काम में ले रहे हैं और पूंजी की 2 इकाइयां अब हम काम में ले रहे हैं। क्योंकि हमने पूंजी की मात्रा बढ़ा दी, जिससे हमारा प्रभाव क्या पड़ेगा, उत्पादन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो उत्पादन की मात्रा बढ़ करके 15 इकाई हो जाती है। इसी प्रकार से आगे भी स्थिति चलती जाती है। इसी को यदि हम आगे देखें, श्रम की 2 इकाइयों का प्रयोग करते हैं और फिर पूंजी की अलग अलग इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो हमारे पास अलग अलग उत्पादन की मात्राएं प्राप्त होती जाती हैं। इस आधार पर ये सारणी का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर आप समझें कि X वस्तु की मान लीजिए हम 22 इकाइयों का उत्पादन करना चाहते हैं, तो आप देखिए सारणी के आधार पर आप पता लगाइए कि कौन कौन से उत्पादन के संयोग या उत्पादन साधनों के संयोग हमें प्राप्त हो सकते हैं, जिनके द्वारा हम उत्पादन की 22 इकाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पहला जो मान आता है हमारे पास, दूसरे कॉलम में हमारे पास 22 वाला जो इकाई है वो कब प्राप्त हो रही है, जब हमारे पास श्रम की हम 1 इकाई का प्रयोग कर रहे हैं और पूंजी की 4 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास प्राप्त होता है तीसरे कॉलम में, जब हम श्रम की 2 इकाइयां और पूंजी की भी 2 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा संयोग हमें प्राप्त होता है जब हम पूंजी की श्रम की 4 इकाइयां और पूंजी की 1 इकाई का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात आप यह देख रहे हैं कि एक उत्पादक के सामने X वस्तु की 22 इकाइयां उत्पादन करने के लिए 3 संयोग प्राप्त हो जाते हैं। अब आप उत्पादन फलन की अवधारणा को देखें, वहां पर भी हमने यही कहा था कि भाई एक उत्पादक कुछ वस्तु का उत्पादन करना चाहता है और उसके लिए उत्पादन साधनों का वो प्रयोग करता है। तो यहाँ जैसे पहला संयोग बता रहा है कि Q का मान यहाँ कितना हो गया, 22 इकाई, और जो ABC के मान थे वो यहाँ पर हमारे पास आ गया श्रम की 1 इकाई, पूंजी की 4 इकाई पहले संयोग में। दूसरे संयोग में Q का मान वापस वही 22 है, लेकिन यहाँ पर श्रम का मान चेंज हो गया 2 इकाई और पूंजी का मान भी चेंज हो गया 2 इकाई। इसी प्रकार के हम अलग अलग उत्पादन के संयोगों को प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इनमें से एक उत्पादक कौन से संयोग का चुनाव करेगा। वास्तव में एक उत्पादक का उद्देश्य होता है कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करना। ऐसी स्थिति में वो इन तीनों संयोगों में से उस संयोग का चुनाव करेगा जिसमें उत्पादन की लागत सबसे कम आएगी। अर्थात यदि उसके पास श्रम ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो वो श्रम का प्रयोग ज्यादा कर सकता है, जो सस्ता उपलब्ध हो सकता है। यदि पूंजी ज्यादा मात्रा में और सस्ते उपलब्ध है तो वो पूंजी का प्रयोग ज्यादा कर सकता है। इस प्रकार एक जो उत्पादन फलन है वह उत्पादक के लिए उत्पादन साधनों के निर्धारण में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अब आप इस टेबल के आधार पर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है X वस्तु की 35 इकाई, अर्थात 35 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को उत्पादन साधनों के कौन कौन से संयोग प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार से 42 इकाई उत्पादन करना चाहता है तो आप आसानी से टेबल का अध्ययन करके इस बात को बता सकते हैं। 49 इकाई के साधनों के लिए उत्पादन साधनों के कौन कौन से संयोग प्राप्त हो सकते हैं, इनको भी आप आसानी से बता सकते हैं। इनका भी आप अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें तो आपको ये जो उत्पादन फलन की अवधारणा है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ चुके कि जो उत्पादन साधनों के अलग अलग संयोग थे उनके द्वारा वस्तु की एक ही मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादक को तो निर्णय केवल ये करना है कि वो कम से कम लागत में वही उत्पादन की मात्रा कैसे प्राप्त कर सकता है। अब उत्पादन फलन की अवधारणा को समझने के बाद अब हम बात करते हैं इस उत्पादन फलन की मान्यताएं, एजम्पशन
ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। पहली जो है इसकी मान्यता वो है ये एक निश्चित समय अवधि से संबंधित है। इसका मतलब है यदि समय अवधि में कोई परिवर्तन होगा तो उत्पादन फलन में भी परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी मान्यता होती है जो तकनीकी ज्ञान का स्तर हमने तय किया है जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरी मान्यता होती है उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में विभाज्य कर सकते हैं, अर्थात उत्पादन के साधन इसमें विभाजनीय माने गए हैं। चौथी मान्यता है जो उत्पादन के साधन हैं उनकी कीमतें अर्थात उनको दिया जाने वाला पारिश्रमिक वो स्थिर रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पांचवी मान्यता होती है जो फर्म उत्पादन कर रही है, यहाँ फर्म का उद्देश्य हम समझ लें उत्पादन करने वाली इकाई जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है उसे हम फर्म कहते हैं। ऐसी फर्म और उसका जो मालिक है जो उत्पादक है उसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, इसीलिए वो ऐसे साधनों का प्रयोग करता है जिनको लागत कम चुकानी पड़ती है। छठी इसकी मान्यता होती है उत्पादन साधनों का पूर्ण कुशलता के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम उत्पादन फलन की विशेषताओं की। कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती हैं? सबसे पहली जो महत्वपूर्ण विशेषता है ये एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, अर्थात अभियांत्रिकी अवधारणा है जो कि उत्पादन साधनों और उत्पादन की मात्रा के मध्य के संबंध को बताता है, अर्थात कितनी मात्रा में उत्पादन के साधन काम में लिए और उनसे कितनी मात्रा में उत्पादन की मात्रा प्राप्त होगी। दूसरी इसकी विशेषता होती है उत्पादन फलन कीमत निरपेक्ष होता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य होता है कि इस पर कीमतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हमने जब इसकी मान्यता ली थी वहां पर क्या किया था, हमने कीमतों को स्थिर मान लिया था, अर्थात कीमतों से ये स्वतंत्र होता है। तीसरी इसकी विशेषता होती है ये एक दी हुई उत्पादन की तकनीकी से संबंध होता है, अर्थात उत्पादन तकनीक, पूंजी गहन तकनीक और श्रम गहन तकनीक किसका उपयोग कर रहे हैं हम, उसी से वो संबंधित होगा। चौथा, समय अवधि के आधार पर यह अल्पकालीन और दीर्घकालीन होता है। यदि हम अल्पकाल में अध्ययन कर रहे हैं, हमने जो स्थिर साधन काम में लिए हैं और परिवर्तनशील साधन काम में ले रहे हैं तो फलन कैसा होगा? अल्पकालीन होगा। और सारे के सारे साधन परिवर्तनशील हैं तो उत्पादन फलन कैसा होगा? हमारा दीर्घकालीन होगा। पांचवी इसकी विशेषता है कि इसके अंतर्गत उत्पादन साधनों की एक इकाई के स्थान पर दूसरी इकाई का उपयोग हम कर सकते हैं, अर्थात एक दूसरे का प्रतिस्थापन किया जा सकता है। छठी जो इसकी विशेषता होती है वह उत्पादन साधनों और उत्पादन की मात्रा के प्रवाह से संबंधित होता है। हम जैसे कि आगे के हमारे चैप्टर आएंगे उसमें दो अवधारणा समझेंगे, स्टॉक एवं प्रवाह। स्टॉक एक समय बिंदु से संबंधित अवधारणा होती है और प्रवाह जो अवधारणा है वो एक समय अवधि से संबंधित होती है, जिसका हम विस्तार से अध्ययन आने वाले अध्याय में करेंगे। अब इस चैप्टर से संबंधित जो दो बिंदु और हैं हमारे उत्पादन फलन के प्रकार और उत्पादन फलन के प्रारूप, उनको हम अगले चैप्टर में समझेंगे। यहाँ तक यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक अवश्य करें और यदि कोई आपको कमी दिखाई दे रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, जिससे अगले वीडियो में उसका सुधार हो सके। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें हमारी जो भी नई वीडियोज हैं। थैंक यू।